हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायुदाब पेटियाँ और ग्रहीय पवने। तो आइए बिना देर करते हुए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला है, कॉरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कॉरियोलिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है, पवन का वेग ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा मापा जाता है। तो इसमें से क्या सही नहीं है? तो इसमें से सी वाला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन से बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में हम आपको दिखाते हैं, ये दाईं तरफ उत्तरी गोलार्ध में पवनें मुड़ रही हैं। जैसे कि ये पवन इस दिशा में आ रही है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, तो पवनें हमेशा अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, हमेशा अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में। जैसे कि हवा इस तरह चल रही है अगर, तो इसका दाहिना इधर रहेगा, तो ये इधर मुड़ जाएगी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक यही चीज़ है दक्षिणी गोलार्ध में, वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे बाईं तरफ हवा इधर चल रही है, अगर ये दिशा इसकी इधर है तो ये अपने बाईं तरफ मुड़ जाएगी। अगर पवन की दिशा इधर है तो ये हमेशा अपने बाईं तरफ मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाती है? ये कॉरियोलिस फोर्स के द्वारा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही है, उसके घूमने की वजह से हवा में, पवन में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वे पवनें अपनी दिशा से बाएं या दाएं ओर मुड़ जाती हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब की पेटी कहा जाता है। तो उपोष्ण वायुदाब की पेटी किसको कहा जाता है? डोलड्रम, अश्वक्षांश, या फिर व्यापारिक पवन क्षेत्र, या पछुआ हवाएं। तो इस चारों में से सही ऑप्शन है बी को हम उपोष्ण वायुदाब पेटी कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में दिखा दें आपको हम, ये हमारा है फिगर, इसमें ये हमारा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब है। और ये जो बेल्ट है ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। और इसके जस्ट दक्षिण में भी, ये दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया है, उपोष्ण वायुदाब की पेटी को कहा जाता है, तो ये अश्वक्षांश की पेटी होगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर भूमध्यरेखीय पछुआ पवनें किस माह में प्रारंभ होती हैं? दिसंबर में, फरवरी में, जून में, अक्टूबर में। तो इसका सही आंसर है जून में। ठीक है, आइए इसको फिगर में देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि किस माह में भारतीय उपमहाद्वीप पर पछुआ पवनें प्रभावित होती हैं। तो जून में ये पछुआ पवनें, जैसे देखिए ये पवनें जो हैं पछुआ, ऐसे इनकी दिशा क्या है, ऐसे है, पछुआ पवनें चल रही हैं। ये कौन सी पवनें हैं? मानसूनी पवनें हैं। मानसूनी पवनें पछुआ पवनें हैं। जैसे कि देखिए, जब ये हमारा ITC जेड का लाइन है, यानी जो इधर से व्यापारिक पवन आ रही है और इधर से व्यापारिक पवन आ रही है, ये पवनों, इन दो पवनों का जो अभिसरण क्षेत्र है ये ITC जेड होता है। ITC जेड सूर्य के उत्तरायण होते ही ये भारतीय उपमहाद्वीप पर आ जाता है। तो ये जो पवनें व्यापारिक चलती हैं, ये अपनी दिशा में उत्तरी गोलार्ध में आते ही ये मुड़ जाती हैं, इनमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है फेरल के नियमानुसार। तो क्वेश्चन में जो कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस महीने में पछुआ पवनें चलने लगती हैं, तो जून में चलने लगती हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है,
इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी पेटी गतिज पेटी है। निम्न में से कौन सी पेटी गतिज पेटी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विषुवत निम्न वायुदाब पेटी, दूसरा ऑप्शन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, और सी ध्रुवीय उच्च वायुदाब, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सी गतिज पेटी है। तो इसका सही उत्तर है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो हमारी पेटी है, ये इस वाली की बात मैं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ये हमारी जो पेटी है, इस पेटी की बात हो रही है, इस वाले की। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। यहाँ से जब हवाएं उठती हैं तो यहाँ गिरती हैं। जैसे देखिए इस फिगर में दिख रहा है ना, यहाँ से हवाएं उठ रही हैं, फिर इधर आ रही हैं इस वाले सर्कल पे, फिर इधर से इधर जा रही हैं, यहाँ नीचे गिर रही हैं। तो यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट होता है। यहाँ से पवनें ऊपर क्यों उठ रही हैं? क्योंकि यहाँ पे ताप अधिक है, यानी तापीय थर्मल यानी संवहन के द्वारा उठ रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ताप है। लेकिन हवाएं यहाँ नीचे उतर रही हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर होने का कारण यहाँ तापीय नहीं है, यहाँ पर पवनें जो उतर रही हैं, ये कारण है। इसलिए इस पेटी को गतिज पेटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार, दिल्ली से लेकर पटना के बीच तीव्र होती हैं, उसको क्या कहते हैं? मैंगो शावर, स्टरलाइस, या लू, या नार्वेस्टर। जो पवनें चलती हैं उत्तरी मैदान में, गर्म और शुष्क हवाएं, उनको क्या कहेंगे? तो उनको लू कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख लीजिए। इस फिगर में जैसे ये वाला बेल्ट जो उत्तर वाला भाग है, दिल्ली, पटना, पंजाब, उत्तर प्रदेश का एरिया पूरा जितना है, इधर ये लू चलती है। लू पवनें चलती हैं ये इस तरह से गर्मी के दिनों में। अगर आप इस वाले बेल्ट में देखेंगे, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये काल बैसाखी है। ये काल बैसाखी है। इसके बाद यहाँ जो होती है कर्नाटक में और केरल में, तो कर्नाटक में मैंगो शावर होती है और केरल में ब्लॉसम शावर, चेरी ब्लॉसम इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्री मानसून से पहले या फिर गर्मी के दिनों में जो स्थानीय पवनें चलती हैं, ये उनके कुछ नाम रहे हैं। और इसके बाद हम आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। अपना ITCZ का पूर्ण नाम क्या है? तो ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, या अंतर शीतोष्ण अभिसरण क्षेत्र, या अंतर शीतोष्ण अभिसरण क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसका मीनिंग होता है सीधे सीधे, अब इसको हम फिगर में दिखा देते हैं। ये जो बेल्ट है, यही है हमारा ITCZ यही है। क्योंकि जो ये पवनें हैं, जो ये पवनें आ रही हैं इधर से, ये इधर से व्यापारिक पवनों उत्तर में और ये दक्षिण में, दोनों आकर के यहीं पर कन्वर्ज कर रही हैं। इसीलिए ये ITCZ का बेल्ट हो गया है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं ITCZ। ITCZ की कुछ खूबियाँ बता देते हैं। ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ इनकी स्थिति बदलती रहती है। अभी देखिए जैसे ये बीचों बीच है एकदम भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री पे, लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा तो ये ऐसे इसकी दिशा में मतलब ऊपर चली जाएगी। अगर सूर्य दक्षिणायन होता है तो सूर्य के साथ साथ ये शिफ्ट हो जाएंगी। ये 23 डिग्री से लेकर के और नॉर्थ से लेकर के और 23 डिग्री साउथ तक ये पूरी शिफ्ट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
छोटा कर लें इसको थोड़ा सा हम। निम्नलिखित में से कौन सी माप स्केल टर्नेडो की गंभीरता या उससे होने वाली क्षति को बताती है? सफ़ीर सिम्पसन स्केल, फुजीता स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल या फिर रिक्टर स्केल? तो इसका सही आंसर है फुजीता स्केल। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। फुजीता स्केल टर्नेडो की गंभीरता और उसके होने वाली क्षति को बताती है। जो सफ़ीर सिम्पसन स्केल है चक्रवात की गति को बताता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। ब्यूफोर्ट स्केल क्या मापता है? स्केल भूमि या समुद्र पर विभिन्न वायु वेग के प्रभावों को मापने और उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? फिट्जरॉय ने, वर्कनीज ने, रॉल्फ एयरक्रॉम्बी ने या फिर शाह ए लैपर्ड ने? तो इसका सही उत्तर है वर्कनीज ने। वर्कनीज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत वर्कनीज ने दिया था। यानी जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है उनको उन्होंने कुल 6 चरणों में बताया था। इनकी उत्पत्ति से लेकर के इनके अवसान तक, मतलब इनके नष्ट होने तक की स्थिति को इन्होंने बताया था। इनमें वायु राशियाँ और उधर से ठंडी वायु राशि और इधर से गर्म वायु राशि जब आपस में मिलती हैं तो इनका धीरे धीरे निर्माण होता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसको चर्चा कभी करेंगे बाद में। फ़िलहाल अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का कौन सा सही घटता क्रम है? तो घटते क्रम में बताना है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियान या ऑक्सीजन, नियान, जेनान, आर्गन या फिर ऑक्सीजन, आर्गन, नियान, हीलियम या मीथेन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम? तो इसका सही ऑप्शन है नाइट्रोजन सबसे अधिक है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद आर्गन है, फिर इसके बाद नियान है। अब कितना परसेंट है इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे मैंने चार्ट में दे दिया है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है 78.84%, ऑक्सीजन जो है 20.94%, आर्गन तीसरे नंबर पे आर्गन है, ये ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर पे आर्गन है, ये 0.934% है। और इसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%। फिर इसके बाद वाटर वेपर है, आर्गन है, और इसके बाद ये आर्गन या AR है। तो ये दूसरा चीज़, इसको आर्गन नहीं रहना चाहिए, यहाँ हीलियम रहना चाहिए। तो इस तरह से ये गैसों का अनुपात है। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 याद रखिएगा क्रम इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है अगर ये इस दिशा में हो रही है तो उस दिशा में यदि हम होकर के खड़े हो जाएं, अगर चेहरा हमारा इधर हो, पीठ इधर हो, इस तरह से खड़े हो जाएं, तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर यानी कि इधर मुड़ जाती हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अगर ये पवन इधर से चल रही है और इधर हम होकर के खड़े हो गए हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, यानी इधर मुड़ जाती हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? यह नियम मतलब किसने कहा था? तो बायजेट बल ने कहा था, या घर्षण बल का नियम, या दाब प्रवणता का नियम, या फेरल का नियम? तो इसका सही उत्तर है फेरल का नियम। इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसमें पवनें जो हैं किस दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर मुड़ जा रही हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम। अभी इस क्वेश्चन को मैंने बताया कुछ देर पहले। तो ये जो हैं उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपने दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व
दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? हरमट्टन कहते हैं, हबूब कहते हैं, बाइस कहते हैं या गिबली कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम, यानी इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में जो पवनें चलती हैं, अगर हम इस तरह से दिशा मान लें तो इस दिशा में जो पवनें चल रही हैं उसको क्या कहेंगे? सहारा रेगिस्तान की बात हो रही है। तो आइए फिगर में देख लेते हैं। वैसे इसका ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हरमट्टन कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये हमारा सहारा रेगिस्तान का पूरा बेल्ट है, ये जो है, और इधर से ये पवनें इधर आ रही हैं, इधर से ये पवनें आ रही हैं, तो इसको ही हरमट्टन पवन कहते हैं। इसको इसकी खूबी जान लीजिए। इसमें खूबी वाली बात ये है कि ये हमारा गिनी तट है। गिनी तट, यहाँ पे आर्द्रता अधिक रहती है, नमी बनी रहती है, यानी उमस भरी गर्मी इस वाले क्षेत्र में होती है। तो जो ये पवनें आ रही हैं इधर से, जो पवनें इधर से आ रही हैं, ये पवनें शुष्क होती हैं क्योंकि ये सहारा रेगिस्तान से आ रही हैं। तो जो गिनी तट के निवासी हैं, जो गिनी तट पे क्या आस-पास रहने वाले निवासी हैं, यहाँ पे इस वाले भाग में ये शुष्क हवाएं जो आ रही हैं इधर से, यहाँ की जो नमी है, यहाँ पे जो आर्द्रता अधिक है, जो उमस भरी गर्मी है, उससे राहत देती हैं क्योंकि इनकी शुष्कता से हवाएं, जो यहाँ की नमी है वो सूख जाती है। तो यहाँ इन लोगों को राहत मिलती है, इसलिए हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं। हरमट्टन पवन को क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट, इसके अलावा अब इधर भी देख लीजिए, इसमें जो पवनें दिया गया है, सिरक्को पवन ये इधर चलती है और ये इटली और फ्रांस की तरफ जाती है। खामसीन ये मिस्र में ही चलती है। जब भी क्वेश्चन में अगर आएगा तो इसको मिस्र ही मारिएगा। ये हबूब है, हबूब यहाँ चलती है सूडान में, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। फ्रांस, 12वां प्रश्न है हमारा। फ्रांस के ऊपर आल्प्स में रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवनें कहलाती हैं। तो फ्रांस के ऊपर आल्प से रोन घाटी से होकर बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो ठीक है, हरमट्टन कहते हैं, सिरक्को कहते हैं, या फॉन कहते हैं, या मिस्ट्रल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है फॉन। ठीक है, फ्रांस में आल्प्स पर्वत पे कौन सी पवन बहती है? फॉन बहती है। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो है फॉन है, ये हवा, ये जो है फॉन चल रही है। अब फॉन कैसी है? गर्म है। फॉन कैसी पवन है? गर्म पवन है, गर्म पवन है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि फॉन क्या है? गर्म पवन है। और ये कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत पे। ये हमारा अगर आल्प्स पर्वत है इस तरह से, तो इधर से हवाएं चलती हैं और इसके ढाल, उत्तरी ढाल में ये उतरती हैं, ऐसे चल करके उत्तरी ढाल में उतरती हैं। ये गर्म है और यहाँ पे जो बर्फ़ जमी रहती है पहाड़ों पे, पहाड़ों के ऊपर, इस बर्फ़ को ये पिघलाते हुए चलते हैं, इसलिए इस पवन को स्नो ईटर भी कह सकते हैं। हालांकि चिनूक जो है पवन, एक अमेरिका में चलती है रॉकी पर्वत पे, इसको भी कहते हैं, लेकिन इस पवन को भी, इसका गुण वही है, तो इस पवन को भी हम स्नो ईटर यानी बर्फ़ खाने वाली हवा कह सकते हैं क्योंकि ये गर्म है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोल ड्रम के लिए सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, यह सभी देशांतरों पर मिलता है, यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, यह क्षीण पछुआ पवन पेटी है, यह उच्च वायु भार पेटी है। तो इसमें से इन तीनों में से क्या सही नहीं है? तो इन तीनों में से क्या सही नहीं है? ये डी वाला सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। ये यहाँ कह रहा है कि यह उच्च वायु भार पेटी है, जबकि उच्च वायु भार पेटी नहीं है, ये निम्न वायु भार पेटी है, ये निम्न वायु भार पेटी है। ठीक है, ये सभी देशांतरों पर मिलती है, यानी हमारा ये, अगर पृथ्वी है, ये गोलार्ध है, तो ये सभी देशांतरों पे मिलेगी। देशांतर की बात हो रही है, ये देशांतर पे, सब देशांतर पे पाई जाएगी क्योंकि इसका बेल्ट ही रहता है। और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ स्थित होती है,
एकदम ये भी सही है। यह क्षीण पछुआ पवन बेल्ट होती है, ये भी सही है। आइए फिगर में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये इस वाले बेल्ट में देखिए आप, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है इसका क्षेत्र होता है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ का बेल्ट। ये जो क्षेत्र है इसका, ये पवनें हैं। और ये पवन चलती किधर से किधर है, ये पवन हमेशा इधर से इधर चलती है, इस दिशा से इस दिशा की तरफ चलती है। ये पवन का ही बेल्ट है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। और ये एक चीज़ मैं बताना इसमें, क्योंकि ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब पेटी है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास पड़ती है। वो प्रश्न चला गया, मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ। 2 बार मैंने बैक कर दिया था, इसलिए प्रश्न डाउन हो गया था। तो हम आ गए हैं फिर से प्रश्न पे। तो ये जो बेल्ट हमारा है, ये निम्न वायुदाब पेटी का बेल्ट है। ये जो पूरा बेल्ट है, ये निम्न वायुदाब पेटी का बेल्ट है, क्योंकि ये 0 डिग्री पर पड़ता है और यहाँ पे सूर्यताप अधिक रहता है, तो इसलिए यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी है। ये उच्च वायुदाब पेटी है, इस वाली पेटी को उच्च वायुदाब पेटी है, ये उच्च वायुदाब पेटी है। इसलिए वो प्रश्न में चौथा ऑप्शन जो था वो गलत था, क्योंकि यहाँ पे लिखा था उच्च वायुदाब पेटी, जबकि था निम्न वायुदाब पेटी। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा सही नहीं है? जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यह समताप मंडल में गति करता है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, यह घुमावदार मोड़ में गति करता है, यह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ये ए, यह समताप मंडल में गति करती है। यह समताप मंडल में गति नहीं करती है, यह क्षोभ मंडल में गति करती है। बाकी सब ऑप्शन सही हैं। इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्रश्न फिगर में भी देख सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन था हमारा, इसकी गति पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, जो कि है, इसकी गति पूर्व से पश्चिम की तरफ है। और ये क्षोभ मंडल में चलती है, ना कि समताप मंडल में चलती है। और इसके बाद यह घुमावदार मोड़, ये घुमावदार मोड़ों में, तो ये घुमावदार है भी, ऐसे देख रहे हैं। ये उपध्रुवीय सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है और ये पोलर जेट स्ट्रीम है। ठीक, घुमावदार मोड़ पे है और ये दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। ठीक, ये गर्मी की अपेक्षा सर्दी में इसका वेग 2 गुना रहता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो ये 6 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर के बीच ये चलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अस्थाई पवनों में कौन अन्य 3 से भिन्न है? ठीक है, तो यहाँ कुछ पवनों के, स्थानीय पवनों के नाम दिए गए हैं और उसमें बताना है कि इसमें से कौन भिन्न है। तो पहला है खामसीन, फॉन, सिरक्को, मिस्ट्रल। तो इन तीनों में से 3 समान है, एक भिन्न है। तो कौन सी भिन्न है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, मिस्ट्रल पवन भिन्न है। इसलिए क्योंकि यह पवन जो है ठंडी है। यह पवन क्या है? ठंडी है। और बाकी ये तीनों जो हैं, बाकी तीनों क्या हैं? गर्म पवन हैं, गर्म पवनें हैं। खामसीन कहाँ चलती है? मिस्र में चलती है। फॉन कहाँ चलती है? ये आल्प्स पर्वत यानी स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में चलती है। और सिरक्को पवन कहाँ चलती है? सिरक्को पवन सहारा और भूमध्य सागर से होते हुए ये इटली और स्पेन के क्षेत्र में चलती है। और मिस्ट्रल पवन कहाँ चलती है? मिस्ट्रल पवन भी स्पेन और फ्रांस के क्षेत्र में चलती है। जैसा कि अब इस फिगर तो नहीं यहाँ पे है, लेकिन उस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, जहाँ इस वाले फिगर में ये लिखा है मिस्ट्रल, ये यहाँ पे मिस्ट्रल लिखा है। और ये देखिए ठंडी पवन है, इधर से इधर चल रही है, इस वाले बेल्ट में ही। ये भी रोन घाटी से होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इटली में खून वर्षा, ब्लड रेन का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण या फोन मतलब फोन वायु होगा यहाँ पे,
फोन वायु कारण है, या ग्लोबल वार्मिंग है, या सिरक्को पवन है। ठीक, इनमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, सिरक्को पवन। सिरक्को पवन खूनी वर्षा के लिए जानी जाती है। अब खूनी वर्षा क्या है इसको हम आइए समझ लेते हैं यहाँ पर। तो ये इस फिगर को यहाँ पे करते हैं। अब इसको ध्यान समझिएगा, जो हमारी ये सिरक्को पवन है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं आपको समझाने के लिए। जो सिरक्को पवन है ये सहारा रेगिस्तान से होते हुए इस दिशा में ये आगे बढ़ती है, इस दिशा में ये आगे बढ़ती है इस तरह से। तो अब इसके बाद अगर ये इस दिशा में आगे बढ़ती है, इस दिशा में आगे बढ़ती है ये इस तरह से, तो यहाँ पे जो रेत के कण है, जो वायु के कण है, धूल के द्वारा धूल के साथ उड़ते हुए यहाँ से जो ये भूमध्य सागर हमारा है, इस भूमध्य सागर से पूरा नमी लेते हुए, और ये जो हमारा बेल्ट है यहाँ पे, ये वाला बेल्ट इस वाले भाग में वर्षा करती है। तो जो इसके साथ बालू के जो लाल रक्त कण हैं, जो लाल रक्त इसमें जो रेत के कण हैं वो यहाँ पे बारिश के साथ होते हैं, तो ऐसा लगता है कि रक्त की वर्षा हो रही है। तो यहाँ से जो हमारी पवन चलती है सिरक्को के कारण ही वहाँ पर वर्षा होती है। खूनी वर्षा इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से हवाएं इधर से इधर जाती हैं। ठीक, तो इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी के बीच वायुमंडलीय परिसंचरण को क्या कहा जाता है? दो वायु पेटियों की बात कर रहा है। अब इन वायु पेटियों को हम समझाते हैं अभी कि इसके कहने का क्या मतलब है। पहला कह रहा है कि उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। तो आइए इस फिगर में समझते हैं। ये कह रहा है कि उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, ये तो हमारी ये जो है हमारी निम्न वायु दाब पेटी है, ये हमारी निम्न वायु दाब पेटी है। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी और उपध्रुवीय पेटी, इसके बारे में क्वेश्चन में कह रहा है। इस पेटी को हम क्या कहते हैं? इस पेटी को क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी और निम्न वायु दाब पेटी को क्या कहते हैं? फेरल सेल कहते हैं, फेरल सेल। तो इस ऑप्शन को देख लीजिए, इसमें से पहला ही ऑप्शन हमारा है फेरल सेल, ध्रुवीय सेल, हेडली सेल, भूविक्षेपी हवाएं। तो इसका सही ऑप्शन है फेरल सेल। ठीक, इसमें 3 सेल होती हैं, ग्रही पवनें जो चलती हैं हमारी। अब इसको साथ साथ देख लीजिए, जो हमारी निम्न वायु दाब पेटी है, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी से लेकर के उप उष्णकटिबंधीय वायु दाब पेटी को हेडली सेल कहते हैं, और इसके बाद उपध्रुवीय वायु दाब पेटी और उपोष्ण वायु दाब पेटी के मध्य को पेटी को फेरल सेल कहते हैं, और उपध्रुवीय वायु दाब पेटी और ध्रुवीय वायु दाब पेटी के मध्य को हम पोलर सेल कहते हैं, पोलर सेल कहते हैं। तो पोलर सेल कहते हैं इसको। ये 3 सेल होती हैं, इसको आप याद रखिएगा। और कौन किसके किसके मध्य है ये याद रखिएगा। ये 0 डिग्री है, ये 30 से 35 होता है, और ये हमारी 60 से 65 है, 60 से 65 है, और ये तो 90 डिग्री सीधे है ही। ठीक, इसके बीच होता है, और यही सेम चीज़ आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिल जाएगी जो उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। हमारा 18वां प्रश्न है, हाल के वर्षों में बर्फबारी मैक्सिको की सीमा के परे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के अधिकांश भागों में हो रही है। इसका कारण किन हवाओं का विस्तार है? पुर्गा, ब्लिजर्ड, चिनूक, संता आना। तो किन हवाओं से बर्फबारी हो रही है? तो ये है ब्लिजर्ड। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पूरी पवन चल रही है ये ब्लिजर्ड पवन है। ये जो जितना नीला वाला भाग दिख रहा है, नीला वाला भाग ये ब्लिजर्ड का है। ये नीला वाला भाग जो है ब्लिजर्ड का है। तो ब्लिजर्ड पवन जो बह रही, इसके उत्तरी भाग में बहुत ही सर्द ये पवन है। तो यहाँ पे ये पवन चलती है ब्लिजर्ड। साइबेरिया वाले बेल्ट में भी चलती है, इधर भी चलती है। तो ये जितना भी बेल्ट है इधर 60 से 70 वाली डिग्री पे इस बेल्ट में ये चलती है, ब्लिजर्ड चलती है। तो बर्फ़बारी का कारण यही है
ब्लिजार्ड पौने। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम भाग पाए जाते हैं। जो विशाल बड़े बड़े मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। उनके निर्माण में निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? इसमें से 3 तो जिम्मेदार हैं, 1 जिम्मेदार नहीं है। किसके लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि वहाँ क्यों पश्चिम भाग में वो मरुस्थल पाया जा रहा है। तो इसमें से कौन जिम्मेदार नहीं है? व्यापारिक हवाएं क्या जिम्मेदार हैं? या फिर वायु गति नीचे उतरना क्या यह जिम्मेदार है? क्या ठंडी जलधाराएं जिम्मेदार हैं? या फिर उच्च ताप और शांत वातावरण जिम्मेदार है? इनमें से कौन कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है? तो इनमें से जिम्मेदार ये नहीं है, बाकी ये तीनों जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार किसके लिए हैं? क्योंकि पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले जो विशाल मरुस्थल हैं क्यों पश्चिम में ही पाए जाते हैं, उनके लिए ये तीनों जिम्मेदार हैं। अब कैसे हैं इस फिगर में आकर के आप देख लीजिए। देखिए ये महाद्वीप है, महाद्वीप के पश्चिम में ये महाद्वीप है, इसके पश्चिम में इस वाले बेल्ट में, ये पश्चिम में इधर है, ये सहारा रेगिस्तान है, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में ये थार, हमारा भारत में भी पश्चिम में भी थार है। तो क्यों है ऐसा? तो इसका पहला ऑप्शन जो था, देखिए पहले में क्या लिखा है, पहले में लिखा है व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं कारण हैं, कैसे हैं? तो व्यापारिक हवाएं ये जो हमारी, देखिए ये हमारी भूमध्य रेखा है, व्यापारिक हवाएं इस तरह चलती हैं, इस तरह से चलती हैं, ठीक। व्यापारिक हवाएं इधर से इधर चलती हैं। तो ये जो सागर से नमी उठाती हैं, ये जो हमारा महासागर है, इसे जो नमी उठाती हैं जो हवा में, तो यहाँ पे ये वर्षा कर देती हैं। इस वाले भाग में तो वर्षा कर देती हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते ये नमी इनकी ख़त्म हो जाती है, ये सूख जाती हैं और इधर ये वर्षा नहीं कर पाती हैं, इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती हैं। जब भी ये पौने इधर आती हैं, इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती हैं, इसलिए इधर कम वर्षा के कारण ये वाले भाग रेगिस्तानी बन गए हैं। तो पहला कारण तो सही बता दिया उसने। ठंडी जलधाराएं भी कारण है एक। ये जो इधर देखिए, ये हमारा जो है हम्बोल्ट करंट चलती है, हम्बोल्ट धारा वो ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होने के कारण यहाँ पे वायुदाब अधिक हो जाता है। वायुदाब अधिक होगा तो हवाएं नीचे उतरने लगती हैं। हवाएं जहाँ नीचे उतरती हैं वहाँ पर चक्रवात की दशा बन जाती है और वर्षा नहीं होती है, इसलिए ये भाग सूखा रह जाता है और ये मरुस्थल बन जाता है। तो ये भी एक कारण है। तो इसलिए जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट चलती है, यहाँ पे एक है ये अगुलहास चलती है। इसके बाद तो ये भी कारण सिद्ध हो गया कि जलधाराएं भी और वायु गति का नीचे उतरना भी कारण है, क्योंकि चक्रवात की दशा उत्पन्न हो जाती है और वर्षा नहीं होगी। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में अध्ययन कीजिए और दिए गए कुट को उत्तर चुनिए। कथन ए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है। कारण क्या इसीलिए नहीं होती है? गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवन इस प्रदेश से नहीं बहती है। नहीं बहती है, यहाँ लिखा है, कट गया है थोड़ा फिगर, तो नहीं बहती है। तो इनमें से क्या ए आर की व्याख्या कर रहा है या आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, या ए सत्य है आर गलत है, या ए गलत है आर सत्य है? क्या सही है? तो आप प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है सी। क्यों? देख लीजिए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गर्मी में वर्षा नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन लिख रहा है कि गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवन इसके ऊपर से नहीं बहती है। ऐसा नहीं है, बहती है, बहती है भाई, बहती है। नहीं, यहाँ नहीं रहना चाहिए, ठीक, बहती है। कैसे? आ जाइए इस वाले क्षेत्र में। ये कह रहा है भूमध्य सागर, भूमध्य रेखी क्षेत्र की बात कर रहा है। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हमारा ITCZ का बेल्ट इस तरह रहता है। तो हमारी जो व्यापारिक पवनें हैं ये ऐसे 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 चलती हैं। व्यापारिक पवनें, ये हमारी व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें इस तरह से चल रही हैं। तो इसमें यही बोल रहा है कि व्यापारिक पवनें नहीं बहती हैं, व्यापारिक पवनें चली रही हैं।
समझ रहे हैं, व्यापारिक पवनें यहाँ से यहाँ चल रही हैं। ये व्यापारिक पवनें कब नहीं चलती हैं? जब ये सूर्य दक्षिणायन होता है। मान लीजिए अगर सूर्य ये दक्षिणायन हो गया तो हमारा ITC-Z का बेल्ट ये हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे ये व्यापारिक पवनें इस तरह हो जाएंगी, ये व्यापारिक पवनें इस तरह हो जाएंगी, ये इधर से इस तरह चलने लगेंगी, इस तरह से चलने लगेंगी व्यापारिक पवनें। और इसके बाद जो हमारा पछुआ पवन का बेल्ट आता है, तो ये पछुआ पवन इधर से इधर चलती है, इधर से इधर चलती है। तो पछुआ पवन के चलती है ठंडी में। इसके बाद जब गर्मी आती है तो यहाँ व्यापारिक पवन चलती है। इसलिए यहाँ और यह कह रहा है कि यहाँ वर्षा हो, गर्मी में नहीं होती है। गर्मी में क्यों नहीं होती है? क्योंकि गर्मी में हवाएं इधर से स्थल भाग से चलती हैं, इसलिए वर्षा नहीं होती है। और ठंडी में क्या है कि यहाँ भूमध्य सागर है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ भूमध्य सागर है और पछुआ पवनें चलती हैं, तो इस सागर से नमी लेकर के आगे बढ़ती हैं और इस वाले भाग में वर्षा करती हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो पछुआ पवनें जब चलती हैं, यानी ठंडी के दिनों में जब सूर्य दक्षिणायन रहता है, तो ये पछुआ पवनें इस पर हावी रहती हैं, इसलिए इस वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। यदि यही सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ये यहाँ पे व्यापारिक पवनें हावी रहती हैं, और ये स्थल से आती हैं पवनें, इसलिए ये भाग शुष्क रहता है, क्योंकि स्थल से आने की वजह से हवाओं में नमी बिल्कुल नहीं रहती है और वर्षा नहीं होती है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गर्मी के समय में वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती बता दिया, क्योंकि ये बेल्ट व्यापारिक पवनों क्षेत्र में पड़ता है, और ठंडी में होती है क्योंकि ये पछुआ पवनों के क्षेत्र में पड़ता है, और पछुआ पवनें भूमध्य सागर से जल को लेकर के ये इटली, फ्रांस और यूरोप के दक्षिण भाग में वर्षा करती हैं। तो यही कारण था। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और कोट से उत्तर दीजिए। कथन 1 है कि वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, और कारण क्या कारण है इसके चलने का? पवन की दिशा को कोरियोलिस बल प्रभावित करता है। क्या इसकी सही व्याख्या कर रहा है? पहला ऑप्शन, क्या इसकी सही व्याख्या? दोनों सत्य हैं। सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सत्य हैं। सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस तरह से बताना है, तो क्या होगा इसमें से बताइए। वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, बात तो सही है एकदम। सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, ये बात एकदम करेक्ट है। दूसरी बात है कि पवन की दिशा को कोरियोलिस बल प्रभावित करता है, ये भी सही बात है, एकदम करेक्ट बात है। तो पवन की दिशा कोरियोलिस प्रभावित करता है पवन की दिशा को, लेकिन क्या जो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आ रही हैं, क्या इसका कारण कोरियोलिस बल है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण तापीय जो हमारा विभिन्नता है वो है। यहाँ लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे हवाएं ऊपर उठ जा रही हैं, तो यहाँ गैप बन जा रहा है। इस गैप को भरने के लिए हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ अग्रसित हो रही हैं, और ये हवाएं ऊपर उठ करके जा करके यहाँ गिरती हैं, तो यहाँ उच्च वायुदाब का बेल्ट बन जाता है। तो कारण इनका ये है, तापीय कारण है, ना कि कोरियोलिस बल से संबंधित है इसका। ठीक, दोनों सही है, लेकिन ये यार दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर हम अगले वीडियो में लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जल्द ही मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।